वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हम टॉपिक पढ़ रहे थे ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा था। 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। इन डिटेल हमने प्लाज्मा को पढ़ चुका है, उसके अंदर कितने प्रोटीन्स थे, उसका फंक्शन क्या था एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स भी हमने पढ़ चुका है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो 45% ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो ब्लड का 45% होता है, और यहाँ पे मैंने 3 चीजें बना रखी है, यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो है आरबीसीज, ठीक है। सेकेंड है क्या, डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड है प्लेटलेट्स। इन तीनों को हमको इन डिटेल में पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होते हैं, ये तीनों सेल्स जो है वो कहाँ पर बनती हैं, कहाँ पे इनकी डेथ होती है, इनका यूज क्या होता है ब्लड के अंदर, और अगर इनके अंदर और टाइप्स हैं तो वो भी हमको डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले आप इसको इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हो कि पहले पूरा आरबीसी पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, या फिर आप तीनों को एक साथ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। अगर आप तीनों को एक साथ पढ़ते हो तो आपकी एक आउटलाइन बन जाएगी, कंपैरिजन आपका हो जाएगा देन एंड देयर, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि जो ब्लड एक टिश्यू है, हमने पहले भी बात करी थी, ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और वही सेल का नाम क्या है, रेड ब्लड सेल, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आता है। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ रेड ब्लड सेल्स। क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि इनका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसका मतलब इसका कलर क्या है, व्हाइट है, या फिर कहें इसका कलर रेड नहीं है, ये कलरलेस है, इसलिए इनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, ये भी एक तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कॉमन नाम है, ये बहुत इजीली हर किसी को याद हो जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इन सब के नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर आप एम्स का, नीट का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर हो सकता है डब्ल्यूबीसी की जगह कोई दूसरा नाम आ जाए, और वो भी डब्ल्यूबीसी का नाम होगा, प्लेटलेट्स की जगह दूसरा नाम आ जाएगा, आरबीसी की जगह, तो आपको इनके दोनों नाम याद करने हैं। ठीक है, तो आरबीसी को बोलते हैं क्या, दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, कुछ लोग CO लिखते हैं, कई जगह KO लिखा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो इसका अगर मीनिंग समझना है तो साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब ही होता है क्या, सेल। डब्ल्यूबीसी भी सेल है, थ्रोम्बोसाइट ये भी सेल्स है, लेकिन एरिथ्रोसाइट आरबीसीज को बोलते हैं, रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर कुछ पिगमेंट होता है, इसके कारण से इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर होता है। और वो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा हो जाता है, ये कलर लेस रहती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के सेल्स होते हैं। और यहाँ पर इनके बारे में नहीं कहा गया है कि इनका कलर क्या होता है, प्लेटलेट्स का यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का। तो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब बात करते हैं कि अगर ये सेल्स हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है। सेल के अंदर क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, और सेल की मेम्ब्रेन भी होती है, और ये तीनों क्या है, सेल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर आरबीसी की, तो आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसने अपना शेप क्या कर रखा है, थोड़ा सा बाइकॉन्केव कर रखा है, यानी कि थोड़ा सा चपटा कर रखा है। तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, बाइकॉन्केव शेप है किसका, आरबीसी का। और क्यों है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ल्यूकोसाइट्स की, डब्ल्यूबीसीज की, तो इसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट। और अगर इसके बारे में बात करें प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइट्स की, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो एग्जैक्टली सेल्स नहीं है, वो सेल का पार्ट है। क्यों,
कैसे एक कोई बड़ा सेल जब होता है और अगर ये सेल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और वो फ्रेगमेंट्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन आ जाती है, तो वही फ्रेगमेंट्स होते हैं क्या? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। कोई एक बड़ा सेल होगा, ठीक है, उस सेल का नाम हम बाद में देखेंगे क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये तीनों सेल्स ब्लड के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, ये बनते कहाँ पर है? ये ब्लड के अंदर नहीं बनते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड खून के अंदर बहती रहती है हमेशा, लेकिन ये ब्लड के अंदर नहीं बनती है। ये बनती है कहाँ पर? आरबीएम। यहां पर भी मैं लिख देती हूँ आरबीएम, यहां पर भी मैं लिख देती हूँ क्या? आरबीएम। ये क्या है? आरबीएम है रेड बोन मैरो, यानी कि रेड समझ में आता है, रेड कलर हो गया। बोन समझ में आ गई कि ठीक है बोन्स के बारे में बात हो रही है। मैरो क्या होता है? देखो कोई भी अगर हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सपोज ये हो गई क्या? बोन। अगर इस बोन को मैं बीच से तोड़ दूं, मैंने क्या करा, इस बोन को बीच से मैंने तोड़ दिया, तो इसके अंदर क्या मिलेगा मुझको? बोन्स 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 नहीं मिलेगी, इसके अंदर भी कुछ पोरस मटेरियल होता है। कैसा? थोड़ा स्पॉन्जी, थोड़ा पोरस मटेरियल होता है, और इसके अंदर कुछ लिक्विड भी भरा हुआ होता है। वो लिक्विड का नाम या फ्लूइड का नाम अभी जानना जरूरी नहीं है। इस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? इस फ्लूइड के अंदर होते हैं कुछ सेल्स। क्या होते हैं इसके अंदर? सेल्स होते हैं। ये बोन है, हड्डी है, उसको मैंने तोड़ दिया, उसमें लिक्विड है, उसके अंदर बहुत छोटे 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 सेल्स होते हैं, और इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। आप बस इतना याद रखो कि ये स्टेम सेल्स होते हैं। और यहाँ पर इस वाले पार्ट में यानी कि बोन के अंदर में जो भी लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं मैरो। क्या बोलते हैं? मैरो मतलब लिक्विड हो गया। तो रेड बोन मैरो, यानी कि बोन के अंदर जो रेड कलर का लिक्विड होगा, मैरो होगा, वो रेड बोन मैरो है। तो इसके अंदर जो भी मैरो भरा हुआ है, तो इसका मतलब रेड बोन मैरो है, तो दूसरे कलर का भी एक मैरो प्रेजेंट होगा, कुछ लिक्विड होगा। वो अभी नहीं पढ़ना है, अभी बस इतना याद रखो, बोन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम रेड बोन मैरो बोलते हैं। उसके अंदर से प्लेटलेट्स भी बनती हैं, उसी के अंदर से डब्ल्यूबीसीज बनती हैं, उसी के अंदर से आरबीसीज बनती हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कैसे बनती है। जो मैंने यहाँ पर ये बताया ना, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स कैसे सेल्स होते हैं? बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट सेल्स हो गए। सपोज आपकी क्लास के अंदर 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, सारे एवरेज तो होते नहीं है, सारे एक्सीलेंट भी नहीं होते हैं, सारे बिल्कुल पुअर ग्रेड वाले भी नहीं होते हैं। क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान के चलो अगर आप 10th क्लास में, मानती हूँ ये चैप्टर 11th क्लास का आपने साइंस ले रखा है, 10th क्लास में ही अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत हाई स्कोरर है, मान के चलो बहुत हाई लेकर आते हैं, 95 के ऊपर ही लेके आते हैं, वो चाहे साइंस स्ट्रीम ले ले तो उसमें भी टॉप करेंगे, वो चाहे अगर कॉमर्स ले ले तो उसमें भी टॉप करेंगे, अगर वो आर्ट्स में जाते हैं, ह्यूमैनिटीज में जाते हैं तो वहां पर भी वो टॉप करेंगे। इन तीनों के बाद भी अगर वो कॉलेज लेवल में जाते हैं, कोई भी आगे लेवल में जाएंगे, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा एक्सेल होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं। और अगर हम बात करें बहुत छोटे बच्चों की, कुछ फर्स्ट प्राइमरी क्लासेस के अंदर है, उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे टैलेंटेड होते हैं जिनको आप बोल सकते हो देख के कि हाँ ये बच्चे तो कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे पक्का, इनको कुछ किसी भी फील्ड में डाल दो ये वहां पर टॉप में आ जाएंगे। तो सेम ये स्टेम सेल्स वही बच्चे होते हैं, वही टाइप के सेल्स होते हैं। इनके पास इतनी अच्छी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बना लेते हैं। डिपेंड करता है इनको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है या इनको कैसा सिग्नल मिलता है। तो स्टेम सेल केवल एक सेल तो होता नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं, और सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबको कुछ ना कुछ बनना होता है। तो इनमें से कुछ सेल्स क्या बन जाते हैं? रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं, कुछ ब्लड सेल्स क्या बन जाते हैं? डब्ल्यूबीसीज बन जाते हैं, कुछ प्लेटलेट बन जाते हैं, और उसके बाद भी बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत कुछ बन जाते हैं। जब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, जो प्लेटलेट्स है वो एक सिंगल सेल नहीं है, एक खुद का बना हुआ सेल नहीं है, जैसे डब्ल्यूबीसी एक खुद सेल है, आरबीसी एक खुद एक सेल है। प्लेटलेट्स क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ सेल। यही जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बन जाते हैं क्या? प्रोमेगाकैरियोट्स। इसका एक स्टेज होता है, स्टेम सेल्स के बाद में वो प्रोमेगाकैरियोट बनते हैं, मतलब कि थोड़े बिग साइज के हो जाते हैं। फिर वो बन जाते हैं मेगाकैरियोट्स, यानी मेगा मतलब क्या होता है? और बड़े सेल्स बन जाते हैं, कैरियोट्स मतलब उसके बाद में सेल्स बन जाते हैं वो। और ये मेगाकैरियोट सेल क्या होता है? बाद में टूट जाता है। ठीक है, जैसे ही टूटता है ये, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और इन सब फ्रेगमेंट्स इन छोटे छोटे सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन हो जाती है, और यही इनको क्या बोलते हैं? हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो आगे बात समझ में कि ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है प्लेटलेट्स से हैं, वो बोन मैरो से तो आई हैं,
लेकिन स्टेम सेल से प्रो मेगाकैरियोट्स बना, मेगाकैरियोट बना, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ उन सेल्स का, तब जाके ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए सेल के। तो आगे बात क्लियर हो गई कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों टाइप के जो सेल्स हैं वो रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अब बनने हैं सेल्स, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अगर वो हुआ है उसका बर्थ तो वो मरेगा भी पक्का, है ना। तो सेम इसी तरीके से जो आरबीसीज होती है ये रेड बोन मैरो के अंदर बन गई, सिंथेसाइज हो गई, फॉर्म हो गई, उसके बाद ये 120 दिन रहेगी, मतलब जिंदा रहेगी, हमारी बॉडी के अंदर घूमती रहेगी, जरूरत होगी जो भी आरबीसी की वो पूरी करेगी। और 120 दिन कंप्लीट होने के बाद, 120 डेज कंप्लीट होने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, सेल्स की, आरबीसी सेल्स की डेथ हो जाएगी। और डेथ हो जाएगी, अगर किसी घर में किसी की डेथ होती तो वो बॉडी को घर में नहीं रखते, हम बाहर ले जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको डिकम्पोज करने के। उसी तरीके से जो आरबीसीज होती हैं कहीं पर भी हो हमारी बॉडी की, अगर उनकी लाइफ टाइम खत्म हो चुकी है तब वो कहाँ चली जाएंगी, स्प्लीन के अंदर चली जाएंगी और वहां पे जाके उनकी हो जाएगी क्या, डेथ। तो इसको क्या बोलते हैं स्प्लीन को, इसलिए ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, कब्र बन जाती है उनकी, ठीक है। यहाँ पर स्प्लीन को इसलिए ग्रेवयार्ड बोलते हैं। केवल आरबीसी के लिए स्प्लीन होता है ग्रेवयार्ड, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए नहीं होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की और प्लेटलेट्स की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इनका नंबर, यानी कि ब्लड के अंदर ये कितनी प्रेजेंट होती है, इनका कुछ अमाउंट होता है। सबसे ज्यादा आरबीसीज प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा, ये मिलियंस में होती है, जैसे वीडियोस के व्यूज होते हैं ना मिलियंस में, वैसी होती है। और जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना, ये वैसे वीडियोस होते हैं जो अभी स्टार्टिंग में कुछ आ चुके हैं, कुछ थाउजेंड्स लेवल पर आ चुकी है, तो ये थाउजेंड्स में होती है। और प्लेटलेट्स जो होती है वो लैक्स में चली जाती है। तो सबसे कम डब्ल्यूबीसी होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद कौन होते हैं, आरबीसीज होते हैं। तो याद करने का क्या तरीका हो गया, जो भी आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो आपको ये पता ही होगा, कुछ के व्यूज मिलियंस होते हैं, किसी के थाउजेंड्स होते हैं, किसी के लैक्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 1000 वाला है, सबसे कम वीडियो जो चला है। प्लेटलेट्स उसके ऊपर लाख में पहुंच चुका और आरबीसी जो है वो वायरल हो चुका है, मिलियन व्यूज हो चुके हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो आरबीसीज होते हैं वो 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि mm-3 जो हुआ उसके अंदर प्रेजेंट होती है 5 से लेके 5.5 मिलियंस तक प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। हम यही वाला कंसिडर करेंगे सबके लिए 1 माइक्रोलीटर के अंदर। और अगर डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करें तो ये कितने में थी, थाउजेंड्स में थी, ये मिलियंस में, ये 1000 में। ये है 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 माइक्रोलीटर के अंदर। और जो प्लेटलेट्स हैं ये लैक्स तक पहुंच चुकी हैं, तो इसका अमाउंट होता है 1.5 से लेके 3.5 लाख तक नंबर होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड मूव कर रहा है और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है 55% और बाकी का बच्चा क्या था 45%, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। वो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से भी जो आरबीसीज है वो सबसे ज्यादा होती हैं, उसके बाद आपकी प्लेटलेट्स होती है और सबसे कम आपकी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या, जो आरबीसीज होती है, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जो बाइकॉन्केव शेप की होती है, जो मिलियंस में होती हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये तो पता ही है, नॉर्मल सी कॉमन बात है, आपको 9th क्लास से पता होगी। रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में 100 ml ब्लड है, कितना ब्लड है, 100 ml ब्लड है मेरे पास एक कटोरी के अंदर, एक ग्लास के अंदर, एक बीकर के अंदर, तो इसके अंदर 12 से 12 से लेके 16 ग्राम तक HB प्रेजेंट हो सकता है। हीमोग्लोबिन को अगर मैं मेजर करूं तो 12 to 16 ग्राम आप HB निकाल सकते हो 100 ml ब्लड में से, ठीक है। नंबर याद रखना है, 12 to 16 ग्राम HB है, 5 से 5.5 मिलियंस जो है वो नंबर ऑफ आरबीसीज है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट प्लेटलेट्स का हमको क्या पढ़ना है। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स है, सेल्स तो है, छोटे छोटे से सेल्स हैं, इनका एक नेचर है। कैसा नेचर है, स्टिकी नेचर है, ये अपने आप को एक के ऊपर एक चिपका लेती हैं। जैसे हमने कब पढ़ा था,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने थैलेकॉइड्स पढ़े थे, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थे, वो तो अरेंज ही होते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, नॉर्मली तो बिल्कुल अलग अलग मूव कर रही होती है ब्लड के अंदर, लेकिन जब भी इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है या चोट लग जाती है, जब भी ब्लड क्लॉटिंग की बारी आती है, क्लॉट बनाने की बारी आती है, तब ये अपने आप को क्या करती हैं, एग्रीगेट कर लेती हैं। इनका क्यों एग्रीगेट कर लेती हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, स्टिकी होता है, ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। वही अगर हम मैं बोलूं कि यहाँ पे WBCs पड़ी हुई है, ये जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो ये आपस में नहीं चिपकेंगी, RBCs आपस में नहीं चिपकेंगी, लेकिन प्लेटलेट्स क्या करेंगी, आपस में चिपक जाएंगी और वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी और क्लॉटिंग फैक्टर्स को बुला के लेकर आएंगी, क्लॉट बनाना है। तो इनका कैसा नेचर होता है, स्टिकी नेचर होता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे WBC का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या, RBC अब खत्म हो चुका है आपका, ठीक है, प्लेटलेट्स भी खत्म हो चुका है। अब इनके फंक्शंस हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब आपका इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है जो हमें डिटेल में पढ़ना है WBC के बारे में, कि WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो कैसे याद रखोगे आप, देखो RBC था, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, प्लेटलेट्स छोटे छोटे सेल से, उनको भूल जाओ, ठीक है। WBC एक ऐसा सेल था जो बहुत ही कम नंबर में है, कम है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो WBC सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखो न्यूक्लियस का क्या हो सकता है, डिफरेंट शेप हो सकता है, जैसे होते हैं ना अलग अलग हाउस होते हैं, 2 BHK 3 BHK 4 BHK होते हाउस है, लेकिन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रूम्स उनका नाम बदल जाता है। सेम इसी तरीके से WBC के अलग अलग टाइप्स हैं, यानी कि दूसरे तरह के सेल्स हैं, और वो अलग अलग सेल्स क्यों हैं, उनके न्यूक्लियस की वजह से। उनका जो न्यूक्लियस का साइज है या शेप है वो काफी डिफरेंट है अलग अलग सेल में, उनका अलग अलग। हमने WBC अगर फाइंड आउट करी, ब्लड में से ब्लड निकाला किसी ह्यूमन बॉडी से, उसका प्लाज्मा अलग कर दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अलग कर दिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से WBCs को हमने निकाल दिया। अब WBC जब हम लोग देखने बैठे, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करने बैठे, तो हमको डिफरेंट टाइप की WBCs मिली। जो कलरलेस थी, कलर्ड वाली थी RBCs, उनको हमने साइड कर दिया रेड कलर की। जो छोटे छोटे सेल्स थे उनको भी अलग कर दिया हमने, केवल किसको कॉन्सेंट्रेट किया हम लोगों ने, WBCs पे, जो कलरलेस थी। अब हमने देखा कि कलरलेस सेल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग शेप के हैं, तो इसका मतलब WBCs के भी डिफरेंट टाइप्स है, और वही अब हम इन डिटेल में देखने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है WBCs का, मैंने पहले भी बताया था, अगर एक सेल होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे डॉट्स बना दूं तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, पार्टिकल्स आप बोल दोगे। अगर आप सोचो कि पार्टिकल्स नहीं बोलना है मुझको, ठीक है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैन्युअल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे पार्टिकल्स को, ग्रैन्युअल्स। तो बेस्ड अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस and based upon the presence and absence of granules in the cell, उसके बेसिस पे हम WBC को डिवाइड करेंगे। यानी कि WBCs मैंने ये बना दिए, ठीक है, ये अलग अलग बहुत सारे WBCs पड़े हुए हैं सेल्स, इसमें ये न्यूक्लियस है, अंदर अलग अलग शेप के हैं, पता नहीं कौन कौन से शेप है, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे WBCs हैं जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे सेल्स है जिसके अंदर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट नहीं है। तो आप डिफरेंशिएट तो करोगे ना कि हाँ ये भी WBC है, ये भी WBC, क्योंकि ये कलरलेस है, रेड कलर की नहीं है और छोटी साइज की भी नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सब में न्यूक्लियस है तो भी ये WBC है, ठीक है, लेकिन किसी में ग्रैनुअल्स है किसी में नहीं है, तो अगेन मैंने क्या बोल दिया, कुछ WBCs ऐसी होती है जिसके अंदर ग्रैनुअल्स होते हैं, तो उनको मैं ग्रैनुलोसाइट बोलती हूँ। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, ग्रैनुलोसाइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रैनुलोसाइट। साइट पता है सेल को बोलते हैं, ग्रैनुअल प्रेजेंट है सेल के अंदर तो ग्रैनुलोसाइट हो गया। और जो सेल्स, जो WBC, जो ल्यूकोसाइट्स जिसके अंदर ग्रैनुअल्स नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, ए मतलब नहीं, ग्रैनुलोसाइट, यानी कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट नहीं है। ए लग जाता है तो मतलब वहां पर वो चीज नहीं होती है, तो ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स। अगर मैं बोलूं ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स टाइप ऑफ प्लेटलेट्स है कि RBC है कि WBC है, वो टाइप्स ऑफ WBCs हैं। ये दोनों क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स WBCs है, लेकिन एक में ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, एक में ग्रैनुअल्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सब में होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको भी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ग्रैनुलोसाइट्स है तो उसके भी अलग अलग डिफरेंट शेप्स है न्यूक्लियस के,
अग्रैनुलोसाइट्स जो सेल्स हैं उसके अंदर भी हैं। ठीक है, तो अब डिटेल में समझ लेते हैं किसको, WBCs को। ठीक है, उससे पहले क्या बना लेते हैं, जो RBCs है वो कैसी है, बाइकॉन्केव शेप की है, रेड कलर की है क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स है, न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं है। ठीक है, और आपकी जो WBCs है वो कैसे सेल्स है, सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। ग्रैनुअल्स हो भी सकते हैं, ग्रैनुअल्स नहीं भी हो सकते हैं। और जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स है वो कैसे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है सेल्स के, तो भी हम उसको बना लेते हैं कैसे, छोटे छोटे सेल्स हो गए जिनका स्टिकी नेचर होता है। अब हम क्या देखते हैं डिटेल में WBCs को। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये समझ के मत सुनना कि मेरे को याद होना ही चाहिए, पहले समझ लो और 2-3 बार वीडियो देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे तो याद भी हो जाएगा। हम लोग WBCs के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, नाम पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद नाम पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो WBCs को हम पढ़ रहे हैं इसके डिफरेंट टाइप्स, वो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, वो हमारा बेसिस क्या है, या तो ये WBC के जो सेल के अंदर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे और ग्रैनुअल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, ग्रैन्युलोसाइट्स, ऐसे सेल्स जिसके अंदर ग्रैनुअल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये हो गए क्या मेरे अग्रैनुलोसाइट्स, यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस तो होगा लेकिन ग्रैनुअल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है आपको, ये ग्रैनुलोसाइट हो गया, ये अग्रैनुलोसाइट हो गया। अब एक पॉइंट क्लियर हो गया ग्रैनुअल्स वाला। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि WBCs के अंदर न्यूक्लियस है केवल, अब इसके डिफरेंट शेप्स हैं, उसके बेसिस पे हम अगेन ग्रैनुलोसाइट को और अग्रैनुलोसाइट्स को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर मैं बना देती हूँ 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया 1 एंड 2, तो टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। तो यानी कि 5 नाम याद करने। पहले से इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट थे। ल्यूकोसाइट्स जो थे वो अगेन आपके ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स हो गए। अब अगेन आपको फिर साइट्स या फिल्स कुछ पढ़ने हैं। ठीक है, तो नाम बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, समझोगे तो नाम याद हो जाएंगे, बिगड़ समझ के नाम याद करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, अभी तो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं न्यूक्लियस का शेप। देखो पहला जो सेल होगा जो ग्रैनुलोसाइट है, जो WBC जो ग्रैनुलोसाइट है, उसका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। कैसा है, मल्टी लोब्ड, यानी कि उसका न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का है सेल का, बहुत सारे लोब्स बने हुए हैं किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, और ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये मेरा हो गया क्या, पहला टाइप। दूसरा जो टाइप ग्रैनुलोसाइट का है जिसका न्यूक्लियस का शेप जो है वो है S शेप का। कैसा शेप, S शेप। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये S, एकदम S नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का फुल्का S है। ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, ग्रैनुअल्स भी प्रेजेंट है सेल के अंदर। ये हो गया दूसरा सेल, यानी कि ये दोनों WBC हैं, दोनों ग्रैनुलोसाइट हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस डिफरेंट है। तीसरा जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो है बाइलोब्ड। कैसा है, बाइलोब्ड। तो बाइलोब्ड कैसा होगा, एक ये लोब हो गया और ये एक दूसरा लोब हो गया, कुछ इस तरह का न्यूक्लियस हो गया। ग्रैनुअल्स है क्योंकि ये ग्रैनुलोसाइट है, ये बना दिया मैंने क्या, ग्रैनुअल्स, और ये बन गया मेरा एक सेल। आगे बात समझ में, ग्रैनुलोसाइट के अंदर 3 हमको पढ़ने हैं बेस्ड अपॉन न्यूक्लियस, एक है मल्टीलोब्ड, एक है S शेप और एक है बाइलोब्ड। अग्रैनुलोसाइट के अंदर क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है, ग्रैनुअल्स नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो है कैसा, किडनी शेप का। कैसा, किडनी शेप। तो किडनी का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है किडनी का शेप, ऐसा राजमे के दाने बराबर, राजमा जैसा साइज होता है। तो ये हो गया और ये सेल हो गया। यहाँ पे ग्रैनुअल्स नहीं है, तो या समझ में आ रहा है। और जो 5th लास्ट वाला WBC है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, राउंड, सबसे सिंपल राउंड शेप का, जो नॉर्मल सेल्स में पाया जाता है। तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन काफी बड़ा न्यूक्लियस होता है। और ये हो गया सेल विदाउट एनी ग्रैनुअल्स। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हो गए अलग अलग न्यूक्लियस के शेप्स हो गए, ये 3 ग्रैनुअल्स हो गए, 2 अग्रैनुलोसाइट हो गया। तो याद क्या रखना है, मल्टीलोब्ड S, बाइलोब्ड,
जो अग्रैन्युलोसाइट है जिसके अंदर ग्रैन्युल्स नहीं है उसके अंदर किडनी प्रेजेंट है, किडनी शेप है और एक राउंड शेप है। ठीक है, अब हम इसके नाम समझ लेते हैं। अब नाम समझो कैसे। जो मल्टी लोब्ड है जिसके अंदर बहुत सारे लोब है न्यूक्लियस में, उस टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स को बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है ग्रैन्युल्स वाले सेल्स में, ग्रैन्युलोसाइट में, उस टाइप की WBC को हम बोलते हैं क्या? बेसोफिल्स। ठीक है, और जो बाई लोब्ड न्यूक्लियस है, ग्रैन्युल्स भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं इसेनोफिल्स। ठीक है, और जो अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जिसमें ग्रैन्युल्स नहीं है, केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और केवल किडनी शेप का न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं, सिंपल सा नाम है, मोनोसाइट। ठीक है, यहाँ पे फिल्स नहीं आएगा। अग्रैन्युलोसाइट्स के जो सेल्स हैं वो साइट्स ही हैं। कैसे हैं? साइट्स है, मोनोसाइट, क्योंकि एक ही सेल बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसिनोफिल होगा, बेसोफिल होगा, न्यूट्रोफिल होगा, क्योंकि एक एक सेल बनाए हैं। ठीक है, और जिसका राउंड शेप है अग्रैन्युलोसाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? लिम्फोसाइट। यहां पर जो लिम्फोसाइट होता है अगेन 2 टाइप्स का होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बस इतना भर याद रख लेना कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले ये याद रख लो कि अगर मैं बोलती हूँ बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट सुनते ही ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये बोन के अंदर नहीं है, आपके किसी ऑर्गन के अंदर बी लिम्फोसाइट्स नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स आपकी ब्लड में है। अगर ब्लड में है तो ये टाइप ऑफ आरबीसीज नहीं है, ये टाइप ऑफ क्या है? WBC है। तो यानी कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ये सारे के सारे क्या है? WBCs हैं। तो ये पहले याद रखो, उसके बाद उनके फंक्शंस, उसका कॉम्पोजिशन और वो कितने अमाउंट में है ब्लड के अंदर, वो याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसिनोफिल्स हैं, वो टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स है कि अग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो वो टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स है। तो ये जो बनाया है, मैप बनाया है, इसको माइंड के अंदर बिल्कुल सेट कर लो कि मोनो एंड लिम्फो, मोनो लिम्फो जो है वो अग्रैन्युलोसाइट्स है, उसमें ग्रैन्युल्स नहीं है, और बाकी के न्यूट्रो, बेसो और ईसो, न्यूट्रो, बेसो एंड ईसो जो है वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। और ये सारे के सारे क्या है? WBC से बहुत कम नंबर में है, क्योंकि देखो इनके अंदर कितने डिफरेंट शेप्स है न्यूक्लियस के, थोड़ा मतलब मान के चलो सुंदर है, अलग ही है, तो इनका नंबर कैसे है? काफी कम है। और प्लेटलेट छोटे छोटे से हैं तो बहुत सारे होंगे, और आरबीसी तो भर भर के हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है, वो भी रेड कलर का है, तो वो आरबीसी के कारण है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये वाला नाम याद हो गया आपको? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट्स के अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रो, बेसो, ईसोफिल्स, और जो अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जितने भी सेल्स थे, न्यूट्रो, बेसो, ईसोफिल्स और मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर मैं बना लेती हूँ ये बड़ा सा ब्लैक कलर का मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये क्या है? ब्लड है। ठीक है, इसका ये मैक्सिमम पार्ट मैंने बोल दिया, चलो ठीक है, ये प्लाज्मा हो गया 55% वाला। देखो आप बोलोगे कि दोबारा से फिर से वो स्टार्ट हो गया, ये चलते रहना चाहिए दिमाग के अंदर, तभी आपको ये वाला चीज उस जगह पे क्लिक होगी जहां पे जरूरी होगी। ठीक है, और बाकी का ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो कितने हैं? केवल 45% है। इसके अंदर भी जो रेड पार्ट है आपका, ये मैं इतना इतना रेड पार्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये रेड पार्ट क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके आरबीसीज हो गए। ठीक है, और जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, ये क्या हो गए आपके? ये हो गई आपकी प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, अब बात हमें करनी है किसके बारे में? ये सेल्स के बारे में, यानी कि WBCs को, जो मैं यहाँ पे कैसी बना रही हूँ कि ब्लू कलर की बना रही हूँ। कैसी? WBC। अब मैंने ये पढ़ लिया, जो WBC ये जो पड़ी हुई है मेरे ब्लड के अंदर, कहाँ पर पड़ी है? ब्लड के अंदर। वो कैसी है? न्यूट्रो, बेसो, ईसो, मोनो एंड लिम्फोसाइट्स है। अब इसके अंदर भी ये जो WBCs हैं, हो सकता है न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हो, बेसोफिल्स कम हो, इसिनोफिल्स ज्यादा हो, जिसकी जितनी जरूरत होती है, जितना इंपॉर्टेंस होती है हमारी बॉडी में, उतना ही अमाउंट होता है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे ब्लड के अंदर जो WBCs होती हैं, जो टाइप ऑफ WBC न्यूट्रोफिल है, वो होती है 60 to 65%। कितनी होती है? 60 to
65%। तो यहाँ पर ये जो पूरी WBC बनाई है इसमें मैक्सिमम WBC कौन सी हैंगी? न्यूट्रोफिल्स हैंगी। ठीक है, और बात करते हैं बेसोफिल्स की। जो बेसोफिल है उसका नंबर बहुत कम है। कितना है इसका? 0.5 से लेके 1%, यानी कि ना के बराबर, लेकिन होती है ना के बराबर। 0.5 से लेके 1% तक केवल बेसोफिल्स हमारी WBCs होती हैं। नेक्स्ट अगर इस्नोफिल्स की बात करो तो ये 2 to 3% होती है। ठीक है, तो यहाँ WBC में मैक्सिमम कितनी हो गई? न्यूट्रोफिल्स हो गई। WBCs अगर हम बोलते हैं बहुत सारी WBC हमारी बॉडी में, तो इसका मतलब WBC अलग से सेल्स नहीं है, वो न्यूट्रोफिल्स को भी WBC बोल रहे हैं, बेसोफिल्स को भी बोल रहे हैं, इस्नोफिल्स को भी बोल रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स 60 to 70% है यहाँ पर, और बेसोफिल्स थोड़ी सी है 0.5 से 1% तक की, और इस्नोफिल्स है वो 2 to 3% है। अब बात करें अगर मोनोसाइट्स की, तो वो है 6 to 8%। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो है आपके 20 to 25%। तो ये वाला भी याद रखना आपको जरूरी है। देखो अगर सारे याद नहीं होते तो सबसे पहले क्या याद करने की ट्रिक समझो, सबसे हाईएस्ट याद करो और सबसे लोएस्ट याद करो, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सबसे लो कौन है? बेसोफिल। सबसे कम है 0.5 से 1% कौन आ गया? बेसोफिल। अगर आपने 1 2 मान के चलो, आपके माइंड के अंदर 1 से लेके 100 तक का आपने एक बना के रखा है कि ये इतने नंबर्स हैं, 1 पर आ जाओ। 0.5 से लेके 1% तक ऊपर जो टॉप पे पड़े हैं कौन पड़े? बेसोफिल्स पड़े हैं। 100 के पास आ जाओ, 100 तक कोई भी नहीं है इनके अंदर, 90 में कोई नहीं है, 80 में कोई नहीं है, 70 में कोई नहीं है, 60 to 65 में कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, तो एक ट्रेन है उसका सबसे टॉप पे आगे की तरफ में बेसोफिल्स 0.5 to 1% है 1 की तरफ, और लास्ट में 160 की तरफ में कौन है? न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, बेसोफिल्स के पास में है कौन है? इस्नोफिल्स है 2 to 3% लगे हुए हैं, और बेसोफिल्स के पास में लगे हुए हैं कौन? मोनोसाइट 6 to 8%, और बीच में कहीं जाके 20 से 25% कौन है? हमारे लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है, ये कहाँ पर बनते हैं, सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स तीनों रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। जो बोन होती है उसको तोड़ दो, उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, मैरो होता है, वो स्टेम सेल्स टूट जाते हैं बड़े होके तो प्लेटलेट बन जाते हैं, वही स्टेम सेल्स मैच्योर होकर WBCs बन जाती है, RBCs बन जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, इनका और भी जगह से ओरिजिन होता है, ये और भी कहीं कहीं से भी चल के ब्लड के अंदर आ जाती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स हैं, ये सेम इन तीनों की तरह बन जाती हैं। कहाँ पर? रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, एक ये हड्डी बना दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये हड्डी को तोड़ दिया यहाँ से, यहीं से कौन निकल के आ गई? आपकी आरबीसी निकल के आ गई, WBC आ गई, प्लेटलेट्स आ गई। इसी में से WBC की ग्रैनुलोसाइट्स की तीनों ग्रैनुलोसाइट्स आ गए, न्यूट्रो, बेसो, इसोफिल्स भी RBM में आ गए। लेकिन जो ये मोनोसाइट है और जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये इधर से तो आती ही हैं, साथ साथ में और भी जगह से आती हैं। कहाँ से आ जाती हैं ब्लड के अंदर? जो मोनोसाइट होते हैं ये आ जाते हैं कहाँ से? लिम्फ से, लिम्फ नोड। अब आप सोचोगे लिम्फ नोड क्या होते हैं? अभी बस यहाँ पे ये नाम याद रखो, लिम्फ नोड क्या होते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें हम डिटेल में लिम्फ पढ़ेंगे क्या होता है और लिम्फ नोड्स क्या होती हैं। लिम्फ भी एक तरह का ब्लड है, यानी कि ब्लड जैसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो ब्लड से ही निकल के आता है। ब्लड वेसल्स में बह रहा होता है, लेकिन वहां से थोड़ा थोड़ा वो रिस जाता है, टिश्यूज में पहुंच जाता है, तो उसको हम लिम्फ बोलते हैं। और वही लिम्फ जब बह रहा होता है तो कहीं पे कलेक्ट हो जाता है छोटी सी नोड के अंदर, तो वहां पे लिम्फ नोड होता है। वही नोड से ये मोनोसाइट्स बन जाते हैं, और ये बनकर वहां पर नहीं रुकते लिम्फ नोड में। ये नहीं कि वहां बन गए तो वहां रुकेंगे, वहां नहीं रुकेंगे, कहाँ आ जाएंगे? ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड में भी 3 जगह है, उसमें भी बोलेंगे मुझे WBC के पास, RBC के पास नहीं जाना, मुझे प्लेटलेट्स के पास नहीं जाना, वो आ जाते हैं कहाँ पे? WBC के पास में। WBC आने के बाद भी, उसमें आने के बाद बोलते हैं मुझको ग्रैनुलोसाइट के पास ही जाना है, मुझे ग्रैनुल्स के साथ में नहीं रहना है। कौन बोलता है? मोनोसाइट्स बोलते हैं, जो लिम्फ नोड में बने होते हैं। लिम्फ नोड से आते हैं ब्लड में RBCs को छोड़ देते हैं, प्लेटलेट्स को भी हटा देते हैं, WBCs के पास जाते हैं, ग्रैनुलोसाइट को बोलते हैं हमें तुम्हारे पास नहीं रहना, और वो ग्रैनुलोसाइट्स के पास में आकर रह जाते हैं। और मोनोसाइट्स आ जाते हैं कहाँ से? स्प्लीन से। स्प्लीन, अब आप बोलोगे कि ये तो ग्रेवयार्ड थी। ग्रेवयार्ड केवल RBC के लिए है वो, ठीक है। RBC की जब डेथ होनी होती है 120 की, उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, वो स्प्लीन में आकर मर जाते हैं।
लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है तो यहाँ पे कुछ दूसरी चीजें नहीं हो सकती हैंगी, क्योंकि जहां पर कब्रिस्तान होता है वहां पर भी तो पेड़, छोटे मोटे पौधे, वहां पे फूल उगते हैं ना। उसी तरीके से स्प्लीन के अंदर मोनोसाइट्स भी जनरेट हो सकते हैंगे। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। जो अग्रैनुलोसाइट्स है, टाइप ऑफ WBCs है, वो बनती है आपकी, यहां पर लिख देती हूं, थाइमस एंड लिम्फ नोड। सेम जो लिम्फ नोड जहां पर मोनोसाइट्स बनते हैं वहां पर ही लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं। तो यानी कि ब्लड के अंदर जो WBCs होती हैं, जिसके WBC के अंदर ग्रैनुअल्स नहीं होते हैं, उनमें जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लिम्फ नोड से बनके आ जाते हैं। कहां पर? ब्लड के अंदर। और साथ ही साथ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स, वो हमारे थाइमस के अंदर भी बनते हैं और वहां से आ जाते हैं। तो ऐसे नाम याद रख लो, T से थाइमस है तो वहां से कौन आ सकता है? T लिम्फोसाइट आ सकता है। क्या थाइमस से न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इसिनोफिल्स आ सकते हैं? नहीं, ये सारे RBM से आएंगे, रेड बोन मैरो से आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है 60 to 65, सबसे कम बेसोफिल्स है 0.5 to 1, और उसके पास में कौन बैठे हुए हैं? इसिनोफिल्स बैठे हैं 2 to 3% वाले कैटेगरी वाले। और कौन आ गए? 6 to 8% वाले मोनोसाइट्स आ गए। और ये बीच में कहीं पड़े हुए हैं कौन? लिम्फोसाइट 20 to 25%। अब इनका सोर्स, ओरिजिन, सारे के सारे आप बस यही सोचो कि रेड बोन मैरो से ही आ रहे, किसी हड्डी से निकल के सारे के सारे आ गए। केवल कुछ WBCs को छोड़ के, वो कौन 2 WBCs हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। दोनों की दोनों कॉमन एक प्लेस है, लिम्फ नोड से तो आती हैं। साथ ही साथ जो थाइमस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, थाइमस एक ऐसी जगह है जहां से केवल लिम्फोसाइट्स बनकर आते हैं। कौन से? B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट, जो कि टाइप ऑफ RBC है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि WBCs जो है वो बोन मैरो से बन के आती है कि थाइमस से बन के आती है, तो आंसर क्या होगा? दोनों से बन के आती है। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक आर्क को WBC का नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन मोनोसाइट और जो लिम्फोसाइट्स होती है ये भी WBC होती है। तो ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिएगा। अगर आपने डिटेल में यहां तक पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे कि ये दोनों जगह से आती है, थाइमस से भी आती है और मैरो से, रेड बोन मैरो से भी आती है। लेकिन अगर आपने केवल ऊपर ऊपर का पढ़ा होगा तो आप क्या टिक करके आओगे? केवल रेड बोन मैरो से आती, थाइमस से नहीं आती। लेकिन अगर केवल जनरल में बोलूं WBCs के बारे में तो दोनों जगह से आती। अगर मैं स्पेसिफिक नाम लेके बोलूं कि हाँ जो लिम्फोसाइट्स हैं या मोनोसाइट्स हैं ये कहाँ से आते हैं, और तब मैं रेड बोन मैरो भी लिख दूं और मैं नाम लिख दूं क्या? थाइमस का भी या लिम्फ नोड का, तब आपका आंसर क्या होगा? लिम्फ नोड से बन के आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। WBCs के टाइप्स हमने पढ़ लिए, नाम याद हो गए आपको, ये कितने अमाउंट में पड़े, परसेंटेज पता चल गया आपको, और ये कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से बन के आ रहे वो पता है। अब हमें केवल लास्ट एक चीज पढ़नी है, वो है फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि WBC जो हमने डिफरेंट टाइप्स की 5 टाइप्स की पढ़ी है, उनके फंक्शन क्या है। तो देखो, उसके पहले हम लोग फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं WBC कैसी होती है। 2 टाइप की ग्रैनुलोसाइट्स होती हैंगी और एक होती है क्या? अग्रैनुलोसाइट्स होती है। ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट्स थी वो अगेन कितनी टाइप्स की है आपकी? 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी? न्यूट्रो है ना, बेसो एंड इसिनो। और अग्रैनुलोसाइट्स कितनी टाइप की है? अगेन 2 टाइप की, मोनो एंड लिम्फो। ठीक है, अब इसको याद करना कैसे? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब हमको इसके पढ़ने हैं क्या? फंक्शंस। फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कर सकती है, तब आपको इसके फंक्शन याद हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरे फंक्शंस पढ़ने हैं, अगर मैं उससे पहले बोल दूं कि मुझे लिखना आता है, मुझे पढ़ना आता है, मुझे चलना आता है, मुझे दौड़ना आता है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इसके फंक्शंस हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग पहले इनके क्या पढ़ लेते हैं, ये क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मेरी बॉडी है या आपकी बॉडी है, अगर उसके अंदर कोई पैथोजन आता है, कोई फॉरेन मटेरियल आता है जो मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, और उल्टा हो सकता है वो मेरी बॉडी को हार्म पहुंचा दे, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अपने हाथों से इससे फाइट नहीं करूंगी। बहुत माइक्रो छोटा सा पार्टिकल आएगा तो मेरे कुछ बॉडी के सेल्स हैं वही उससे काम चला लेंगे। अगर कुछ बड़ी सी चीज आएगी तो मैं अपने हाथ का यूज करके रोकूंगी ना, लेकिन बहुत छोटी सी जो माइक्रोस्कोपिक चीज आएगी तो वो कोई मेरी बॉडी की माइक्रोस्कोपिक चीज ही उसके साथ में क्या करेगी? फाइट करेगी। तो ये हो जाती है क्या? मेरी इम्यूनिटी। अगर मैं फाइट कर सकती हूँ तो मैं इम्यून हूं, अगर मैं फाइट नहीं कर सकती तो मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल 0 है।
तो अगर मेरी इम्यूनिटी है, मैं लड़ने में सक्षम हूं, तो मेरे पास कुछ वेपन्स होंगे, और वही वेपन्स कौन होते हैं? WBCs होते हैं, जो लड़ने का काम करते हैं। अब WBC इतने तरह के हैं, तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि एक ही वेपन हो मेरे पास में, अलग अलग टाइप के वेपन्स हो सकते हैं ना। तो ये अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं। देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? एक फैगोसाइट। फैगोसाइट मतलब क्या होता है? फैगो मतलब होता है कुछ अरेंज करके आसपास में, साइट मतलब सेल को खा जाना। जैसे कबड्डी का गेम होता है ना, कबड्डी के गेम के अंदर सामने से एक एंटर करता है, डैनर आता है, आप लोग क्या करते हो? उसको पकड़ने के लिए घेरा बना लेते हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और उसको अटैक करके बंद कर लेते हो ताकि वो आउट हो जाए और आप लोग जीत जाओ। तो उसी तरीके से फैगोसाइट जो मैकेनिज्म है वो कबड्डी के गेम पर ही है। अगर मैं बोलूँ ये एक एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, मेरी बॉडी के अंदर ही घुस गया है, तो हम क्या करेंगे? मेरे सेल्स जो है इसके आसपास ऐसा घेरा बना लेंगे, ठीक है, ऐसा करके घेरा बनाएंगे, और ये इसको पूरा 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 पैक कर देंगे। पैक करने के बाद ये अंदर आ गया, अब इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये क्या कर दिया? इस पार्टिकल को फैगोसाइट करके मार डाला, ठीक है। और मारना तो था ही, क्योंकि देखो ये फॉरेन पार्टिकल है, मुझे कोई भी डिसीज कर सकता है। इसीलिए जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो टाइप ऑफ WBCs है, कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल आके अगर उसका नेचर फैगोसिटिक है, मतलब अगर मैं उसको पकड़ के मार सकता है सेल, तो न्यूट्रोफिल्स पहले आएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स का पहला फंक्शन क्या हो गया? फैगोसिटिक इन नेचर या फैगोसाइटिक। और ये सेम काम मोनोसाइट्स भी कर सकते हैं। कैसे? देखो WBCs है, बहुत सारी पड़ी हुई है, एक फॉरेन पार्टिकल आ गया है, उसको पकड़ के दबोच के मार डालना है। तो ये सारे बैठे हुए हैं, आपस में बात करेंगे, ठीक है। तो कौन बोलेगा कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट के पास में कैपेसिटी कि तुम सब लोग यहीं बैठे रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम ही लोग इसको देख लेंगे, उसके आसपास घेरा बनाएंगे और उसको फैगोसाइट करके मार डालेंगे। तो ऐसे समझ में आ गया फंक्शन पहला। न्यूट्रोफिल का और मोनोसाइट का सेम फंक्शन है। क्या फंक्शन है? फैगोसिटिक फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है बहुत सिंपल सा। देखो अगर आप कुछ एलर्जेंस आ गए हैं आपकी बॉडी में जो आपको एलर्जी कर सकते हैं, उनके लिए एंटी एलर्जिक सब्सटेंस बना देंगे, ठीक है। आपको अगर चोट लग गई है, घाव हो गया जिसको हम वुंड कहते हैं, उसको हील करने में, सही करने में हेल्प करते हैं। कौन? इस्नोफिल्स। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये सिंपल सा फंक्शन है इसका, वुंड हीलिंग का पहला, और दूसरा क्या है? एंटी एलर्जिक। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे थे कि हमको बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने होंगे, तो ये तो बहुत सिंपल से, हाँ ये दोनों बहुत सिंपल है। अब आने वाला है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टोरी में हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे ये बेसोफिल्स काम करते हैं। क्योंकि बुक में क्या लिखा होता है, जो बेसोफिल्स होते हैं वो हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज कर देते हैं और हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये मेरी बॉडी के अंदर का ब्लड है या आपकी बॉडी का ब्लड है, उसमें आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स है। WBCs में न्यूट्रोफिल्स, बेसो, इसिनोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। और मेरे बेसोफिल्स जो है, टाइप ऑफ WBCs जो है, उन्होंने हिस्टामिन रिलीज कर दिया, सेरोटोनिन रिलीज कर दिया, हेपेरिन रिलीज कर दिया और मुझे इम्यूनिटी मिल गई। बस बात खत्म हो गई क्या? नहीं। कैसे आपको इम्यूनिटी मिल गई? बेसोफिल से बोल देते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्या? हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये तीन क्या हैं? ये तीन केमिकल्स हैं जो कौन रिलीज करता है? बेसोफिल्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज करने के बाद हम लोगों को इम्यूनिटी दे देते हैं। कैसे दे देते हैं वही हम अब समझेंगे। कैसे? देखो बेसोफिल्स मैं बना देती हूँ, एक ये सेल हो गया। बेसोफिल कौन सा सेल है? WBC है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस का? इसका S शेप का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ग्रैनुअल्स है इसके अंदर, है ये रहे, इसके अंदर ग्रैनुअल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ग्रैनुअल्स मैंने बोले हैं, इन्हीं ग्रैनुअल्स के अंदर ये तीनों केमिकल्स भरे होते हैं। जरूरी नहीं है तीनों भरे हो, इनमें से कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज कर देते हैं। अब इससे क्या होता है रिलीज करने के बाद में? देखो हमने पहले एक गेम समझा था, कबड्डी का गेम। फैगोसिटिक जो मैकेनिज्म था या फंक्शन था वो कबड्डी गेम से समझा कि सामने से डैनर आया, आपने उसका घेरा बनाया और उसको पकड़ लिया, फैगोसाइट हो गया, उसको दबोच दिया, आउट हो गया, आपकी टीम को एक पॉइंट मिल गया, सामने वाला खत्म। लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाला आता है, ठीक है, वो क्या करता है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, वो आपको एक थप्पड़ भी मार सकता है, ठीक है, तब भी आप आउट हो जाओगे। अगर वो जा रहा है, किसी को बिगर टच करे भी, तो वो पीछे से किक भी मार देता है अपने पांव से, और जो टच हो गया वो भी आउट हो जाता है। तो ऐसी भी टेंडेंसी होती है। तो इसका मतलब ये जो बेसोफिल सेल्स हैं ये वही टेंडेंसी रखते हैं।
मतलब ये क्या करते हैं, ये जो कोई एंटीजन बाहर से पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया जो मेरे काम का नहीं था, उसके लिए क्या करते हैं, एक थप्पड़ हो गया, एक किक मार सकते हैं। कैसे? वो थप्पड़ और किक होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं। अब केमिकल्स रिलीज हो गए तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, उसके लिए एक स्टोरी समझो। आपको किसी ने गेस्ट, कहीं आप गए, आपको किसी ने एक रसगुल्ला दिया खाने के लिए, ठीक है, वो रसगुल्ला था सड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे, क्या खा जाओगे उसको? नहीं। अगर आप वो रसगुल्ला एक खा गए सड़ा हुआ, तो वो सामने वाला आपको दूसरा भी ऑफर करेगा कि आप ये भी खाओ, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपको पता है वो खराब है, मेरी तबीयत उससे खराब हो सकती है। अगर आपने पहली बार में मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है, ये खराब है, तो वो आपको सेकेंड टाइम ऑफर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, आपने सामने वाले को बताया ना कि वो चीज खराब है, मुझे नहीं चाहिए। आप जब तक बताओगे नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने जो उसको चीज दी है वो खराब है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर की चीज एंटर कर जाती है, अगर मेरी बॉडी सिग्नल नहीं देगी, मुझे नहीं बताएगी कि ये चीज मेरे लिए हार्मफुल है या मुझे पसंद नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगी? अगर मैंने कुछ बहुत तेज परफ्यूम है किसी ने लगाया, बहुत तेज, मैंने उसको सूंघ लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर मेरी नोज को वो पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, तो मेरी नोज तो बोलेगी नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। या मैंने कुछ खाया, मेरा पेट तो बोलेगा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो कुछ अलग से सिग्नल्स देगा आपको। अजीब सी खुशबू सूंघी है तो आप छींकते रहोगे, वो छींकना क्या है, एक तरह का सिग्नल है आपके लिए कि ये पसंद नहीं है, इससे दूर हो जाओ। आप कहीं धूल वाली एरिया में चले गए, बहुत ज्यादा मिट्टी है, धूल है, वहां पे कुछ ऐसे केमिकल्स उड़ रहे हैं हवा में जिससे आपकी आंखों में जलन हो रही है, ठीक है, तो आंख से पानी बह रहा है, तो पानी क्यों बह रहा है, उसको मजा आ रहा है? नहीं, वो आपको बता रहा है कि आपकी आंखें जो हैं उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप उस जगह से दूर हो जाओ, तो ये एक सिग्नल है। सेम उसी तरीके से ये जो केमिकल्स हैं, बेसोफिल्स जो रिलीज करते हैं, वही सिग्नल्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में कुछ एलर्जेंस आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे हमें एलर्जी हो सकती है, सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं, तो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। और ये केमिकल्स रिलीज करके कैसे, देखो, अगर मेरी ये बॉडी है, मान के चलो ये किसी की बॉडी है, ठीक है, इसको चोट लगी है कहीं पर भी, और उस चोट से अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है और उसके कारण से उसको खुजली हो रही है, या उसने कुछ ऐसा खा लिया जिससे उसको खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा स्किन पे कुछ रैशेस हो रहे हैं, तो ये बेसोफिल्स क्या करेंगे, आ जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, इनके जो ग्रैनुअल्स हैं ये रिलीज कर देंगे। हिस्टामिन रिलीज कर सकते हैं, हेपारिन रिलीज कर सकते हैं। अगर उसने हिस्टामिन रिलीज कर दिया ब्लड के अंदर बेसोफिल सेल्स ने, तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर की, वो कैसी हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ज्यादा डायलेट हो जाएंगी, थोड़ी सी और खुल जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लड और आसानी से बहने लगेगा। तो ब्लड के अंदर और भी तो WBCs है ना, ये सारे WBCs है। हो सकता है बेसोफिल बोले कि देखो मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, एलर्जन आ चुका है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ चुका है मेरे अंदर, लेकिन मैं उससे नहीं लड़ सकता हूँ। तुम लड़ सकते हो, लेकिन उनको बताने के लिए, बुलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो वो ब्लड की वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे ज्यादा ब्लड आ जाता है, बहुत सारा वहां पे बहने लगता है, तो वो ब्लड के साथ में WBCs भी आती हैं, RBCs भी आती हैं, प्लेटलेट्स भी आती हैं। भाई जिसको जितनी जरूरत होगी वहां पर वो काम करेंगे, फॉरेन पार्टिकल से लड़ेंगे और अपना काम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से बेसोफिल ने क्या कर दी, हेल्प कर दी हिस्टामिन को रिलीज करके। डायरेक्टली फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो, है ना, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ केमिकल्स को रिलीज करके मैसेंजर को भेजकर अपने वो बाकी लोग को बुला के लड़ाई जीत लेता है। तो इसका मतलब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए इसका परसेंटेज 0.5 से केवल 1% था। दूसरा केमिकल क्या है, हेपारिन, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर WBC है, उसमें जो बेसोफिल्स है उसके जो ग्रैनुअल्स है उसके अंदर हेपारिन प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये हेपारिन इस बेसोफिल से रिलीज होगा, जब जरूरत पड़ेगी, कुछ एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर आ चुके होंगे, जैसे ही हेपारिन रिलीज होगा तो हेपारिन क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है, थिनिंग ऑफ ब्लड। तो आप बोलोगे ब्लड तो ऑलरेडी पतला है, देखो ब्लड ऑलरेडी पतला है, लेकिन कई बार क्या होता है जब फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाते हैं या आपको कभी कट लग जाता है या कोई भी चीज के कारण जो आपके लिए अनवांटेड है आपकी बॉडी के लिए, तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, हो सकता है जमना स्टार्ट हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा, आप चलते चलते दीवार में जा रहे होगे और दीवार में आपका हाथ टकरा जाता है, बहुत तेज टकरा है, तुरंत आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको 2-3 घंटे बाद वहां पे डार्क कलर, ब्लू कलर दिखाई देने लगता है, लाइट, फिर पर्पल कलर भी हो जाता है, किसी किसी का ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के टिश्यूज, सेल्स डैमेज हो चुके हैं, वहां पर अब जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो कई दिनों बाद आपका नॉर्मल होता है। तो क्या होता है, वहां वाले एरिया में ब्लड नहीं पहुंचा आपका,
तो इसलिए उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया या पर्पल ब्लू कलर का ऐसा हो जाता है। तो ये जो हेपारिन होता है वो क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है और उस जगह पर भी जाने देता है जहां पर इंजरी हुई होती है, तो वहां पर भी ब्लड चला जाएगा। तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, अगर क्लॉट बनाना होगा तो क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा। ब्लड के अंदर दूसरे ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स प्रेजेंट है, अगर कुछ इन्फेक्शनस होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, अगर हम उससे लड़ सकते हैं, ये फैगोसाइट कर सकते हैं, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे कि चलो पतला हो गया है ब्लड, हेपारिन ने हेल्प कर दिया हमारी, हम तो बहुत दूर थे, पड़े तो थे ब्लड के अंदर, लेकिन यहाँ पे इतनी चोट लग गई थी कि यहाँ पर ब्लड नहीं बह रहा था, तो पतला हो गया ब्लड हेपारिन से, तो हम लोग आ गए यहाँ पे फैगोसाइट हो सकता है। या यहाँ पे और भी दूसरे फंक्शंस है, वुंड हीलिंग जैसे इस्नोफिल्स है, वो काम कर सकते हैं। तो सब काम करते हैं, एक साथ नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प करके काम करते हैं। तो कभी डिपेंड करता है कि आपके अंदर फॉरेन पार्टिकल जो आया है वो किस टाइप का है, उसके बेसिस पे ये सारा अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना क्लियर हो गया बेसोफिल का फंक्शन। न्यूट्रो और मोनोसाइट का फैगोसिटिक फंक्शन होता है, इस्नोफिल्स का सिंपल है, वुंड हीलिंग और एंटी एलर्जिक होते हैं। बेसोफिल्स का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ग्रैन्युअल्स हैं, ग्रैन्युअल्स के अंदर ये केमिकल्स भरे होते हैं और यही केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, तो आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। अब हमको पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनका क्या फंक्शंस होता है। देखो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्या है, टाइप ऑफ सेल्स हैं। ये दोनों सेल्स हेल्प करते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। किसमें, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। अगर आपको इन डिटेल में नहीं समझना है कि क्या होती है एंटीबॉडी, जस्ट याद कर लेना है कि फंक्शन क्या है, तो बस ऐसे याद कर लो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन में बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। कैसी, देखो ये हो गई, ये एक बॉडी है ऑलरेडी, ठीक है, ये बॉडी है, ये बाहर से एक पार्टिकल आया, ठीक है, ये कैसा पार्टिकल है, फॉरेन, इसके लिए तो फॉरेन ही है ना क्योंकि बाहर से आया है। तो अब हम इसको फॉरेन पार्टिकल नहीं बोलेंगे, इसको पैथोजन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। अगर ये एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये कुछ ना कुछ अंदर क्रिएट करेगा, ठीक है, और वो जो भी क्रिएट करेगा वो क्या होगा, हार्मफुल इन नेचर होगा। अब ये एंटीजन वायरस भी हो सकता है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, और दूसरे प्रोटोजोन्स होते हैं, जो भी होते हैं ये बाहर के जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, या आप जब पानी पूरी खाते हैं उस पानी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो उसमें भी अगर वो आपको कुछ क्रिएट कर रहा है तो वो एक एंटीजन ही हो गया। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में जो WBCs होती हैं, WBCs के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो बनाते हैं एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी आप याद रखो ये वाई शेप, एंटीबॉडी का शेप ही होता है, ये वाई शेप होती है, ठीक है। वाई शेप के कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज आती है, ये इसके अंदर चला गया यहाँ पर, ये इसके पास में आती है कि और इसको क्या करती है कि अटैच कर लेती है कि जैसे ही इसने एंटीजन को एंटीबॉडी ने अटैच किया, अब क्या हो गया, एंटीबॉडी इसको मारेगी क्या, इसको नहीं मारेगी, इसको पकड़ के रखेगी, जितने भी एंटीजन आएंगे उन सबको पकड़ के रखेगी। पकड़ के रखने के बाद में फिर ये लोग डिसाइड करते हैं बैठ के कि अब इस एंटीजन का क्या करना है, हमको फैगोसाइट करके मार डालना है तुरंत, या फिर और दूसरे प्रोसेस है उन लोगों को बुला के इसको देखना है। देखो जितना ज्यादा हार्मफुल होगा वो एंटीजन, उतना ज्यादा हम लोग की बॉडी में दूसरे दूसरे फंक्शंस होंगे उसको मारने के लिए। छोटा मोटा होगा तो देन एंड देयर उसको मार डालेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, लाइक कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इनके एंटीजन कैसे होते हैं, बॉडी में चले जाते हैं, एंटीबॉडीज रहती है, लड़ती रहती है 5 साल तक, 10 साल तक, पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी में कैंसर हो चुका है या एड्स हो चुका है। 10 साल बाद, 12 साल बाद सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब पता चलता है कि बहुत साल पहले ही ये हमारी बॉडी में एंटर कर चुका। तो तब से क्यों कुछ नहीं हुआ, तब से हमारी एंटीबॉडीज कुछ ना कुछ तो लड़ रही थी उससे, लेकिन उसके बाद उसकी क्षमता अब खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए एंटीजेंस की पैथोजेनेसिटी होती है, मतलब वो कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये एंटीबॉडी कौन बनाता है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी बनाने का यही मतलब होता है, जैसे एंटीजन आता है उसको वो पकड़ लेती है कि डायरेक्टली कोई भी सेल आके उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो यहाँ घूमते रहते हैं एंटीजेंस पैथोजेंस, उनको पकड़ना जरूरी है ना, पहले पकड़ेंगे, पुलिस पकड़ेगी चोर को,
तब तो उससे उसका जुर्म है, उसको कबूलेगी, उसके बाद उसको सजा होगी, लॉयर के पास लेके जाएंगे। अब ऐसी दुनिया रास्ते में कोई घूम रहा है, उसे नहीं बोल सकते कौन चोर है कौन अच्छा है। जिसने गलत काम किया होगा उसको पहले पकड़ के लेकर आएंगे, कुछ प्रूफ होगा, उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। सेम उस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है। बाहर से बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हर चीज पैथोजन, हर कोई चीज एंटीजन नहीं होती। आप मार्केट गए, आपने सांस ली, आपने धूल भी तो अंदर ले ली, धूल में मिट्टी थी, कण थे, कुछ भी चीजें थी, क्या उसकी वजह से एंटीबॉडी बनी क्या? नहीं, क्योंकि वो इतनी हार्मफुल नहीं थी, हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर फंस गई, यहाँ पे बलगम बन गया, कुछ म्यूकस बन गया, वहां से हमने थूक दिया, वो बाहर चली गई। तो इस तरह के मैकेनिज्म्स भी हमारी बॉडी में होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात आपका। यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि बहुत डिटेल वाला पार्ट था। अगर आपको इन डिटेल में नहीं पढ़ना है तो एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया गया है जिसके अंदर ब्लड को बहुत शॉर्ट में समझाया है। इंडिविजुअल प्लाज्मा का भी वीडियो है और इंडिविजुअल अलग से फॉर्म्ड एलिमेंट्स का भी है। अगर आपके जब एग्जाम्स आते हैं तो आप वो पढ़ सकते हो बहुत क्विक वे में, जल्दी से। और अगर आपको समझना है, मेडिकल एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप ये इन डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें।